आप लोगों को मेरा नमस्कार। मैं आप लोगों के सामने आज पादप कोशिका का वर्गीकरण यानी पार्ट 3 मैं आप लोगों को लाया हूँ। कोशिका यानी कि यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि कोशिका ही जीवन है, उसका मैंने पार्ट 3 आप लोगों के सामने लाया हूँ। यानी पादप कोशिका का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट सेल। अब आप लोगों को आज ये समझाना है कि जो पादप कोशिका है उसको किस तरीके से वर्गीकृत किया जाता है, यानी वर्गीकरण किया जाता है। यदि आप लोगों को वर्गीकरण के विषय में नहीं पता है तो आप लोग, मैंने अलग से वीडियो बना के पहले से ही रखा है, उसको आप लोग देख लीजिएगा, तो उसमें आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि वर्गीकरण कैसे कहते हैं और वर्गीकरण किया कैसे जाता है। ठीक, तो अब हम आगे चलते हैं पादप कोशिका यानी प्लांट सेल। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग किस पे चलते हैं, प्लांट सेल पे। अब जल्दी सी बात है, इस दुनिया में 2 प्रकार के जीव होते हैं। ठीक, एक तो प्रोकैरियोट और एक यूकैरियोट है। यूकैरियोट में भी क्या है कि 2 प्रकार के जीव होते हैं, एक प्लांट होते हैं और एक एनिमल होते हैं। यानी कि प्लांट यानी पादप, हम लोग पादप की बात करेंगे। पादप और एनिमल में मुख्य डिफरेंट क्या होते हैं कि जो पादप होता है यानी कि प्लांट, उनमें सेलुलोज यानी शैवाल पाया जाता है और जो एनिमल होते हैं इसमें नहीं पाया जाता। उसके बाद क्या होती है कि क्लोरोप्लास्ट का डिफरेंट होता है, यानी कि जो पादप होते हैं उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है लेकिन एनिमल में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। तो यहाँ पे हम इस तरीके से पादप कोशिका की जिक्र करेंगे। इसमें हम बताते भी चलेंगे कि कौन सी चीज़ें एनिमल सेल में पाई जाती है और कौन सी चीज़ें एनिमल सेल में नहीं पाई जाती। आप लोगों का पूरा डाउट दूर हो जाएगा और मस्त समझ में आएगा। तो उसके बाद चलते हैं, अब ये जो पादप कोशिका है यानी कि प्लांट सेल को पहले 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। कितने भागों में, मुख्य 3 भागों में पहले इसको विभाजित किया जाता है। तो पहला है जीव द्रव्य और दूसरा है रिक्तिका और चौथा है कोशिका भित्ति। जीव द्रव्य को इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है और उसके बाद रिक्तिका को इंग्लिश में वैक्यूल्स और कोशिका भित्ति को सेल वॉल कहा जाता है। तो अब हम लोग पहले इसका जिक्र कर लेते हैं। ये जीव द्रव्य क्या है, जीव द्रव्य जो है यह कोशिका द्रव्य, ठीक, कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक द्रव्य, जब ये दोनों आपस में यानी कि कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक, न्यूक्लियोप्लाज्म, जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तब जाकर के, ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तब जाकर के बनता है प्रोटोप्लाज्म। ठीक, अब ये प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य। अब ये जीव द्रव्य रहता कहाँ पे है, अब इसको हमें जानना होगा। यह जीव द्रव्य पाया जाता है जो कोशिका होती है, कोशिका के अंदर होते हैं। ठीक, कोशिका में बिखरे पड़े होते हैं, जैसे कि अब यहाँ पे, अब ये कोई सेल हो जाए, ठीक, अब यहाँ पे बीच में न्यूक्लियस है। अब इसके बाद क्या होती है, इसी में ये जीव द्रव्य बिखरा हुआ पड़ा होता है। अब इसमें क्या, ये न्यूक्लियस है यानी कि केंद्रक है, केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य होता है और ये जो कोशिका है, कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य। ये दोनों जब यहाँ पे क्या होते हैं, न्यूक्लियस पोर होते हैं यानी कि केंद्रक छिद्र, इनके जरिए क्या होता है, इसका पदार्थ यानी कि इसका पदार्थ इसमें और इसका पदार्थ इसमें ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं, यानी कि परिवहन होता रहता है, जिससे मिल करके ये क्या बना लेते हैं, जीव द्रव्य बना लेते हैं। तो अब ये जो जीव द्रव्य है हल्का, यानी कि अब इसमें क्या होता है, यह रंगहीन दिखता है। कैसा दिखता है, रंगहीन फेनयुक्त दिखता है। तो इसके बारे में मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, सबके एक अलग अलग, सबके लिए अलग अलग स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। तो अब आगे चलते हैं यानी रिक्तिका के विषय में। अब ये रिक्तिका जो है इसी जीव द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म जो होती है, कोशिका द्रव्य जो होती है, कोशिका द्रव्य में ही बिखरे हुए रूप में पाई जाती हैं। ठीक, अब ये क्या करती है, जो रिक्तिका यानी वैक्यूल्स होती है कि यानी कि जो साइटोप्लाज्म में यानी कि जो कोशिका द्रव्य क्रिया चली रहती है, रासायनिक क्रिया हुई रहती है, मेटाबॉलिकलम क्रिया चली रहती है, उसके फलस्वरूप बने हुए जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो जाकर के रिक्तिका यानी कि वैक्यूल्स में स्टोर होते हैं और उसमें जो रस स्टोर होता है यानी कि द्रव्य स्टोर होती है उसको रिक्तिका रस कहा जाता है। वो बाद में क्या होती है कि वह यानी कि उत्सर्जित पदार्थ के रूप में बाहर निकल जाता है। ठीक,
अब आगे देखते हैं, यानी कि कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल। अब ये जो सेल वॉल है, सेल वॉल जो होता है, कोशिका जो होता है, कोशिका के चारों तरफ पाया जाता है। यानी कि कोई प्लांट सेल ले लेते हैं, ठीक। अब प्लांट सेल के क्या होते हैं, ये चारों तरफ पाया जाता है। अब ये क्या करता है, इसका काम होता है प्लांट सेल को सुरक्षा देना, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन को आघात से बचाना, और यहाँ तक, ठीक। अब ये है पादप सेल। अब इसके चारों तरफ क्या होता है, ऐसे। अब यहाँ पे बीच में न्यूक्लियस, यहाँ पे क्या होते हैं कि ये देखिए, अब ये क्या है, इसके चारों तरफ यही कि ये देखिए बीच में जो है ये सेल मेम्ब्रेन है, इसको सॉरी सेल वॉल, ये क्या है, सेल वॉल, ठीक। अब ये जो सेल वॉल होता है, क्या होता है कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे क्या है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक। अब इस सेल मेम्ब्रेन को ये सेल वॉल पूरी तरीके से चारों, यहाँ पे क्या है, यानी कि सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, यानी कि जो सेल वॉल होता है कोशिका भित्ति। कोशिका मतलब होता है कि यानी कि कोशिका, यानी कोशिका जो होती है सेल होती है, और भित्ति मतलब आवरण, जो कोशिका के चारों तरफ घेर के रखे उसे कोशिका भित्ति कहा जाता है। जो कोशिका के चारों तरफ से घेर करके रखे उसे क्या कहा जाता है, कोशिका भित्ति। ये हो गया कोशिका की बात। अब एक बात और होती है कि कोशिका बनी किसकी होती है, तो कोशिका जो होती है सेलुलोज की बनी हुई होती है। किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। तो अब आगे हम यहाँ तक तो आप लोग समझ में आ गया। तो आप लोग नहीं, अगर समझ में आ गया तो भी आप लोग कमेंट के जरिए बताइए, नहीं समझ में आया तो भी आप कमेंट के जरिए बताइए, हम आप लोगों की समस्या दूर करेंगे। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे क्या होती है, अब ये जो जीव द्रव्य है, क्या है, जीव द्रव्य। जीव द्रव्य को दो भागों में बांटा जाता है। जीव द्रव्य को कितने भागों में, दो भागों में, यानी कि प्लांट को 3 भागों में, फिर जीव द्रव्य को 2 भागों में, यानी कि प्रोटोप्लाज्म। अब ये जो यानी कि कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म है, ठीक। पहला क्या है, साइटोप्लाज्म। अब यहाँ पे पहला साइटोप्लाज्म और दूसरा है केंद्रक, ठीक। दूसरा है केंद्रक द्रव्य। अब यहाँ पे क्या होता है, ठीक। अब ये कोशिका द्रव्य क्या चीज़ है, कोशिका के अंदर पाए जाने वाला द्रव्य। यहाँ पे देखिए ये जितना है ना, इसमें जितने भी द्रव्य पाए जाते हैं ये सब क्या होते हैं, कोशिका द्रव्य कहलाते हैं। अब ये कोशिका द्रव्य का रंग कैसा होता है, कोशिका द्रव्य रंगहीन होता है, यानी कि उसमें कोई कलर नहीं होता, और ये बुलबुले यानी कि ये जैसे फेनयुक्त दिखाई देते हैं, और उसमें सभी जो सेल ऑर्गन होते हैं यानी कोशिकांग होते हैं उनकी उपस्थिति के कारण ये क्या होता है, फेनयुक्त दिखाई देता है। ये स्वतः कुछ नहीं होता, और इसमें बहुत सी क्रियाएँ होती रहती हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि ये फेनयुक्त दिखाई देती हैं। अब इसके बाद आती है केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य है, केंद्रक है और केंद्रक द्रव्य यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक। न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक। अब ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, यहाँ पे आगे इसको भी हम पढ़ेंगे, यानी कि केंद्रक है, केंद्रक न्यूक्लियस, ठीक। तो अब आगे चलते हैं, ये आपको समझ में आ गई होगी, यानी कि जो केंद्रक द्रव्य है यानी प्रोटोप्लाज्म 2 भागों में बांटा गया, यानी कि कोशिका और कोशिका द्रव्य और केंद्रक में। अब इसके बाद आती है बात किसकी, कोशिका द्रव्य की। अब ये जो कोशिका द्रव्य है, कोशिका द्रव्य को भी 2 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में, 2 भागों में कोशिका द्रव्य को बांटा जाता है। तो पहले अब यहाँ देख लेते हैं कोशिका द्रव्य को 2 भागों में कैसे बांटा जा रहा है, यानी कि साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। किसमें, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। अब ये जो साइटोप्लाज्मिक यानी कि उसका द्रव्य कला है, क्या है, कोशिका द्रव्य कला है, इसको जीव द्रव्य कला और टोनोप्लास्ट यानी कि प्लाज्मलेमा और टोनोप्लास्ट, इसको यानी कि जीव द्रव्य कला को इंग्लिश में यानी कि प्लाज्मलेमा कहा जाता है। और उसके बाद इस तरफ है, यानी कि अब इस तरफ है क्या है, मिडिल पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म इन बिटवीन 2 मेम्ब्रेन, यानी कि कुल कह रहा है कि मिडिल पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य में जो बीच में पाया जाते हैं, जितने भी बीच में पाए जाने वाले पदार्थ होते हैं, यानी कि पोर्शन, ये बीच में पाए जाने वाले सभी भाग जो होते हैं उनके बारे में कर रहा है। तो अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि उसके बीच में साइटोप्लाज्म में क्या क्या पाई जाती हैं। और उसके बाद कह रहा है इन बिटवीन 2 मेम्ब्रेन, यानी कि इनमें भी 2 मेम्ब्रेन वाली झिल्लियाँ भी हैं। कितने मेम्ब्रेन वाली, 2 मेम्ब्रेन, यानी कि कुल मिलाकर के दोहरी झिल्ली वाली, किसकी, दोहरी झिल्ली वाली भी कोशिकांग उपस्थित है, और एकल झिल्ली वाली भी है। तो हम लोग आप लोग बताएंगे कि कौन सा एकल है कौन सा दोहरा है। उसके बाद आती है बात यानी कि केंद्रक द्रव्य की, सॉरी केंद्रक है, ठीक। केंद्रक को 4 भागों में बांटा जाता है।
केंद्रक को कितने भागों में, 4 भागों में बांटा गया। तो पहला है केंद्रक कला। पहला क्या है, केंद्रक कला यानी कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। अब ये जो केंद्रक कला है, अब यहाँ पे देखते हैं केंद्रक कला के बारे में। अब जो सेल है, सेल के चारों यानी कि बीच में एक न्यूक्लियस सेंटर मौजूद होता है। अब इसमें क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन पाई जाती है। क्या पाई जाती है, मेम्ब्रेन, झिल्ली होती है। और ये पूरी तरीके से क्या करता है, न्यूक्लियस को कवर करके रखता है। इसको बाहरी यानी कि साइटोप्लाज्म में इनके अंदर पाए जाने वाले जो पदार्थ होते हैं उसको साइटोप्लाज्म में डायरेक्ट बिखरे रहने से बचाता है। ठीक। और उसके बाद क्या होता है, इसमें न्यूक्लियर यानी कि जो इस केंद्रक कला होती है, इसमें पोर होते हैं, जिसकी वजह से यानी कि जिसकी मदद से यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म एक दूसरे से मिलजुल लेते हैं। उसके बाद है दूसरी भाग, यानी केंद्रक का दूसरा भाग है केंद्रक द्रव्य यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म। अब ये जो केंद्रक द्रव्य है, न्यूक्लियोप्लाज्म, ये क्या होता है कि केंद्रक के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर, केंद्रक। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये केंद्रक है, तो मैं यहाँ पे केंद्रक के बीच में, किसके, केंद्रक के बीच में इसे बिखरे हुए पदार्थ पाई जाती है। वो जो पदार्थ होता है, द्रव्य होता है, उसे केंद्रक द्रव्य कहा जाता है। अब उसके बाद आती है क्रोमैटिन जाल। ठीक। अब ये तो केंद्रक द्रव्य में ही बिखरा हुआ पड़ा रहता है। ये जो क्रोमैटिन जाल है, यानी तीसरा वाला, यानी कि क्रोमैटिन जाल, ये उसकी यानी कि ये जो होती है, इसमें बिखरा हुआ पड़ा रहता है। ठीक। इसके चारों तरफ यानी कि जो केंद्रक द्रव्य होते हैं, केंद्रक द्रव्य में यूं ही ऐसे बिखरा हुआ होता है क्रोमैटिन जाल। अब ये जो क्रोमैटिन जाल होती है, क्रोमैटिन जाल 2 तरीके का होता है। एक हेटेरोक्रोमैटिन होता है, दूसरा यूक्रोमैटिन होता है। यही आगे चल के क्या बना लेते हैं, गुणसूत्र का रूप ले लेता है। किसका रूप ले लेता है, गुणसूत्र का रूप। इसके मैं आप लोगों को गुणसूत्र का पूरा चैप्टर ही एक पढ़ाऊंगा। उसके बाद है कि केंद्रका, ठीक, केंद्रिका, सॉरी, तो इससे कह रहा है केंद्रिका। अब ये केंद्रिका है, केंद्रिका जो होती है न्यूक्लियस के अंदर, ये किसके अंदर, न्यूक्लियस में केंद्रक के अंदर पाया जाता है। यहीं पे ऐसे ही बिंदीनुमा स्ट्रक्चर इसमें दिखाई देता है और थोड़ा हल्का गाढ़ा सा होता है, वो केंद्रिका होता है, जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है। ये सेल डिवीजन के समय यानी कि कोशिका विभाजन के समय लुप्त हो जाता है, ये दिखाई नहीं देता। बाद में फिर ये पुनः स्वतः इसका निर्माण हो जाता है। तो इस तरीके केंद्रक को 4 भागों में बांटा गया, केंद्रक कला, केंद्रक द्रव्य और क्रोमैटिन जाल और केंद्रिका में। ठीक। अब आगे चलते हैं, यानी कि इसमें अब आगे बात आती है कोशिका कला। ये जो कोशिका कला है यानी कि जीवद्रव्य कला। अब ये जीवद्रव्य कला क्या है, यानी कि इसमें पाया जाने वाला मेम्ब्रेन यानी कि जो जीवद्रव्य होता है वो जिन झिल्लियों से बना होता है। जो जीवद्रव्य होता है वो जिन झिल्लियों से बनी होती है, जिन मेम्ब्रेन से बनी होती है, उसी को ही कहा जाता है केंद्रक द्रव्य और केंद्रक कला। क्या कहा जाता है, केंद्रक कला। उसके बाद आती है टोनोप्लास्ट। उसके बाद क्या है, टोनोप्लास्ट। अब ये जो टोनोप्लास्ट है, केंद्रक कला द्रव्य, ये दोनों आपस में जब मिलेंगे तो एक विशेष प्रकार का कोशिका का अंग बनाते हैं, जो हम आगे की बताएंगे। अब इसमें क्या है, टोनोप्लास्ट। ठीक। अब ये टोनोप्लास्ट, ठीक, क्या होती है कि कोशिका के अंदर बिखरा हुआ पड़ा होता है। ठीक। तो यानी जो टोनोप्लास्ट है वो कोशिका के अंदर बिखरा पड़ा होता है। अब आते हैं बात किस पे, यानी कि मिडिल पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। मिडिल पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब हम ये जानेंगे कि इसके मिडिल में कितने भाग पाए जाते हैं, यानी कि जो ये प्लांट सेल होते हैं ना, इसके मिडिल में यानी कि जो कोशिका द्रव्य होती है, क्या है, ये जो साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य होती है, कोशिका द्रव्य के बीच में कितनी चीज़ें पाई जा रही हैं कि जिसको हम इसको क्लासिफाइड कर सके, अच्छे से समझ सके। तो चलते हैं, इसको 2 तरीके से बांटा जाता है। उपापचय सक्रिय कण, यानी कि पहला क्या है, उपापचय सक्रिय कण, यानी कि कोशिका द्रव्य कोशिकांग, कोशिका द्रव्य कोशिकांग। अब यहाँ पे ये उपापचय सक्रिय यानी कि जब जो कोशिकाओं में बोलिकल मेटाबॉलिज्म जो चल रही होती है, यानी उपापचय क्रिया, पाचन की क्रिया जो चल रही होती है उसके अंदर, उसमें कितने भी कोशिकांग भाग ले रहे हैं, यानी कि कितने कोशिकांग भाग ले रहे हैं जो हर वक्त अपने आप को एक्टिव रखते हैं, उन्हीं को सक्रिय यानी कि जो अपने यानी अपना काम कर रहे होते हैं उसके अंदर रह करके उन्हें सक्रिय कहा जाता है। तो ये सक्रिय हैं, निष्क्रिय नहीं है। तो यहाँ पे जानेंगे यानी सक्रिय वाले के बारे में। तो पहले, अब इसके बाद कोशिका द्रव्य कोशिकांग। कोशिका द्रव्य यानी कि कोशिका द्रव्य में पाया जाता है जो बिखरा पड़े रहते हैं चारों तरफ, और कोशिकांग यानी कि कोशिका के अंग। अब जैसे क्या होते हैं कि हमारे शरीर के अंग भी होते हैं। हमारे शरीर के अंग जैसे हो गए इंटरनल, हृदय हो गया, फेफड़ा हो गया, इंटेस्टाइन्स हो गई यानी आंत हो गया,
और उसके बाद पैंक्रियाज हो गई, और उसके बाद स्टमक हो गई। ये सभी जो हैं क्या हैं, ये सभी सेल ऑर्गन्स हैं। उसी तरीके से हमारे शरीर, हमारे जो सेल होती हैं, कोशिका होती है, उसके अंदर भी बहुत से सेल ऑर्गन पाई जाती हैं। ठीक, ये सॉरी वो तो बॉडी ऑर्गन थे और ये सेल ऑर्गन थे। ठीक, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं यानी कि मेटाबॉलिकल एक्टिव पार्टिकल। अब ये जो है उपापचय सक्रिय कण यानी कि मेटाबॉलिकल सक्रिय एक्टिव पार्टिकल हो गए। अब उसके आगे चलते हैं, ये जो एक्टिव होते हैं वो कौन कौन से हैं, पहले इसको हम जान लेते हैं। तो पहला है लवक। पहला क्या है, लवक, यानी कि ये सक्रिय होता है, ये प्लांट सेल में पाया जाता है और ये अपना निरंतर काम करता रहता है। ठीक, और ये जो लवक होता है, लवक भी 3 टाइप का होता है। लवक कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का। हरित लवक, ठीक, पहला हरित लवक है वर्णी लवक, और उसके बाद अवर्णी लवक। ठीक, इसको हरित लवक को इंग्लिश में क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, वर्णी लवक को क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है, अवर्णी लवक को ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। यानी लवक को 3 भागों में। अब हरित लवक का काम जानते ही हो, ये क्या करता है, दिन के समय में फोटोसिंथेसिस क्रिया करता है, इसीलिए इसको एक्टिव कहा गया। अब उसके बाद आती है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ये कोशिका के अंदर रह करके यानी एटीपी नामक ऊर्जा बनाता है। एटीपी नामक ऊर्जा बनाता है, यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये जो एटीपी है, अब ये जो एटीपी है, इसके बनाने की क्रिया के कारण ही इसे एक्टिव कहा गया। ठीक, अब उसके बाद आती है क्या है, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रवी जालिका। इसे सिक्योरिटी गार्ड ऑफ द सेल बोला जाता है, क्योंकि ये क्या करता है कि ये उसके अंदर जो पदार्थ आते हैं और जाते हैं उसकी चेकअप का काम करता है। ठीक, ये जो अंतःप्रद्रवी जालिका है। राइबोसोम, ये भी एक्टिव है, क्योंकि ये क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। ठीक, उसके बाद है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स यानी कि गोल्जी बॉडी, यानी कि प्लांट यानी एनिमल सेल में इसको गोल्जी बॉडी बोला जाता है। और उसके बाद क्या होती है कि प्लांट सेल में इसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। इसका काम होता है क्या, कि बने हुए पदार्थ को, यानी जो उसके अंदर बना हुआ पदार्थ होता है राइबोसोम के द्वारा, उसको एक जगह से दूसरे स्थान पे पहुंचाना, ठीक, रहता है। अब आगे बात है, ठीक, उसके बाद होता है सेंट्रोसोम, यानी कि सेल सेंटर। अब ये जो तारक काय होता है, तारक काय कोशिका के सेंटर यानी बीच में पाया जाता है। यह सेल डिवीजन के समय में यानी कोशिका विभाजन के समय में मदद करता है। यह क्या करता है कि सभी के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं उसको दोनों को एक दूसरे यानी कि खींच देते हैं। तो ये है यानी कि सेंट्रोसोम की बात। अब उसके आगे बात आती है किसकी, यानी कि फ्लैजिलम और सिलियम, यानी कि कशाभिका और पश्चमाभिका। ये जो कशाभिका और पश्चमाभिका होती है, ये र्यूग्लिना और पैरामीशियम में पाया जाता है। ठीक, किसी किसी प्लांट में भी पाया जाता है, जिसका काम होता है इसकी मदद से क्या करते हैं, वो प्लांट जो होते हैं या प्लांट सेल होते हैं या एनिमल कोई भी और है जिसमें पाई जाती है, वो लोग मूवमेंट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह वो क्या करते हैं, गति करते हैं। अब उसके बाद आती है लाइसोसोम। ठीक, लायन काय जिसको कहा जाता है। ये लायन काय क्या करता है, एक विशेष कार्य का काम करता है। इसके अंदर यानी कि वसा जाकर के स्टोर हो जाता है, इसमें जाकर के वसा यानी कि फैट स्टोर होता है, जिसकी वजह से वो हम लोग हट्टे कट्टे मोटे हो जाते हैं, सुंदर दिखने लगते हैं। इसी लायन काय की वजह से ये एनिमल्स में भी पाया जाता है। और उसके बाद है स्फेरोसोम। स्फेरोसोम्स भी एक सक्रिय कोशिकांग है जो कोशिका के अंदर पाया जाता है, यानी कोशिका में बिखरा हुआ पड़ा होता है। उसके बाद लोमासोम्स है, लोमासोम्स भी पाया जाता है। उसके बाद है माइक्रोबॉडीज। अब ये माइक्रोबॉडीज जो होती है वो भी कोशिका के अंदर पाई जाती है। अब माइक्रोबॉडीज 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। तो पहला है क्या है, पराक्सीसोम। पहला क्या है, पराक्सीसोम। दूसरा है ग्लाइऑक्सीसोम से। ठीक, ये तो हो गई सक्रिय कोशिकांग की बात, यानी कि जो एक्टिव रहते हैं। अब आते हैं हम इस तरफ, यानी कि हाइलोप्लाज्म और कोशिका का आघात्री, यानी कि साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। यानी कि इसमें क्या है, अब इसमें है उपापचय के निष्क्रिय पदार्थ। इसमें क्या पाए जाते हैं, उपापचय के निष्क्रिय पदार्थ। अब ये निष्क्रिय कैसे हो गए, यानी उपापचय का जो था यानी बॉलिकल मेटाबॉलिज्म का, यानी कि मेटाबॉलिकल का जो था इनएक्टिव मटेरियल है, इसके द्वारा यानी एक्टिव मटेरियल के द्वारा, यानी कि जो उपापचय सक्रिय क्रिया हुई है, इसके फलस्वरूप बना हुआ जो कचरा होता है, जो अपशिष्ट पदार्थ होती है ना, जैसे क्या होते हैं कि घर में हम लोग लाते हैं, वो आलू लाते हैं, टमाटर लाते हैं, जब उसको खाना यानी कि भोजन तैयार करनी होती है, सब्जी,
तो उसको क्या करते हैं हम लोग, पहले तो छुलनी से उसको छोलते हैं खूब बढ़िया। छोलने के बाद क्या होती है, उसमें एक अपशिष्ट पदार्थ, उसके ऊपर का छीलन जो बचता है ना, उसी को हम लोग क्या करते हैं, डस्टबिन में डाल देते हैं। और डस्टबिन क्या होती है, उसको ले जा करके हम लोग कूड़ेदान यानी कि और भी जगह पे प्रवाह देते हैं, जहाँ मुख्य बड़ा सा गड्ढा बनाए रहते हैं, कुछ भी बनाए रहते हैं, उसमें डाल देते हैं। तो वो क्या हो गया, वो निष्क्रिय हो गया, अब उसका कोई काम नहीं है हमारे अंदर, तो वो निष्क्रिय। अब ऐसे तरीके से हमारे शरीर के अंदर भी क्या बहुत से निष्क्रिय पदार्थ निकलते हैं, जैसे पेशाब के रास्ते, पसीना के रास्ते निकलते हैं। और ये जो बलगम होती है ना, जिसको क्या कहा जाता है, यानी नाक, ठीक, वो कह दिया जाए। तो ये जो होती है हम लोगों के अंदर, वो निष्क्रिय पदार्थ होते हैं। अब निष्क्रिय पदार्थों को हमको समझना होगा कि निष्क्रिय यानी कि सक्रिय क्रिया के समय, यानी कि सक्रिय कोशिकांग के द्वारा बने हुए जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उन्हें निष्क्रिय पदार्थ कहा जाता है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। और उसके बाद अभी जो निष्क्रिय पदार्थ है यानी कि इनएक्टिव मटेरियल है, इनएक्टिव मटेरियल को 3 पार्टों में डिवाइड किया जाता है। पहले कितने पार्टों में, 3 पार्टों में। तो इसको पहले समझ लेते हैं, किसको, संचीभोज्य पदार्थ, किसमें कहते हैं, संचीभोज्य पदार्थ। फिर उसके बाद है स्रावी पदार्थ, फिर उसके बाद है उत्सर्जी पदार्थ। संचीभोज्य पदार्थ यानी कि रिजर्व फूड यानी प्रोडक्ट। अब रिजर्व कर ले रहा है भैया कि अपने अंदर रिजर्व कर लेंगे, हम देंगे नहीं, ये अपने अंदर स्टोर कर लेता है, ठीक। उसी तरीके जैसे हम लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं, लेके जाते हैं, और उसके बाद क्या करता है, डाइजेशन सिस्टम शुरू होती है। उसके बाद क्या होती है कि लीवर आता है ना, लीवर होता है, लीवर को क्या करता है, पूरा जितने भी मटेरियल होते हैं उसको पूरे को सभी को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके कहता कि नहीं हम स्टोर कर लेंगे भैया, हमको संचित करनी है और कुछ नहीं, क्योंकि ये रिजर्व कर ले रहा है। ये सब रिजर्व होते हैं, इसमें जो सेल होती है, कोशिका होती है ना, उसमें ये सब स्टोर होते हैं। अब इसके बारे में बताएं। और उसके बाद स्रावी पदार्थ यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी प्रोडक्ट। अब ये क्या है, सर्कुलेटरी नहीं कि स्रावित हो रहे हैं, नहीं निकलना। स्रावी का मतलब होता है निकलना। अब उसमें से क्या हो रहा है कि ये जो स्रावी पदार्थ है उससे निकलते रहते हैं निरंतर, कहते भैया हमको रुकना नहीं, हमको जाना है, वो निकल रहा है, जाना है। और उसके बाद उत्सर्जी पदार्थ है। उत्सर्जी पदार्थ का मतलब ये होता है कि जो बचा हुआ कचरा होता है, जो बचा हुआ उसके अंदर कचरा होता है, वो निकल रहा है। वो क्या हो रहा है, निकल रहा है, वो भी निकलना ही होता है। लेकिन ये क्या होता है, ये शरीर के अंदर ही स्रावित हो रही है, ये शरीर के अंदर ही हो रही है, लेकिन ये शरीर के बाहर जाएगी। ये किसके बाहर जाएगी, ये वाला जितने पदार्थ होते हैं वो सब शरीर के बाहर की हैं और ये सब शरीर के अंदर हैं, ठीक। अब इसको हम लोग पहले यहाँ से समझते हैं संचीभोज्य पदार्थ में। संचीभोज्य पदार्थ में पहला है कार्बोहाइड्रेट। अब ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा किससे, केला और चावल से मिलती है। किससे मिलता है, केला और चावल से। अगर कार्बोहाइड्रेट लेके खाना है, मोटाना है, तो भैया केला और चावल खूब खाइए, मोटे हो जाइए। और उसके बाद क्या है कि ये क्या करता है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट खाने से हम लोगों के अंदर जल्दी से ऊर्जा मिलती है, ठीक। इसका डाइजेशन सिस्टम हमारे माउथ में ही शुरू हो जाता है, जो क्या करता है कि अब माउथ में शुरू होने के बाद जल्दी से जाता है और खूब बढ़िया से हमको लगता है हाँ अब खाना हम लोग खा लिए हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट, कार्बो का मतलब होता है कार्बन, कार्बो का मतलब होता है कार्बन, ठीक, यानी कि कार्बन ले लेते हैं, ठीक। कार्बो का मतलब कार्बन, हाइड्रेट का मतलब होता है वाटर यानी पानी, ठीक, पानी युक्त यानी कि जल युक्त पदार्थ, ठीक, जल युक्त पदार्थ। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट है इसका पूरा डिफिनेशन है कार्बोहाइड्रेट का, कार्बन जल युक्त पदार्थ। अब जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट को भी कई भागों में बांटा गया है, ऐसा नहीं। कार्बोहाइड्रेट पहले है मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मोनो का मतलब होता है एक, सेकेराइड का मतलब शर्करा से लिया गया है। सेकेराइड किससे लिया गया, शर्करा से, यानी कि एक शर्करा। डाई यानी कि 2 शर्करा, यानी कि पाली, पाली मतलब बहुत से हो गए, यानी कि 2 से ज़्यादा अगर आ गए तो उसको पाली दे दिया, यानी कि पाली यानी कि बहुत से शर्करा मिल करके पॉलीसेकेराइड बनाते हैं। ये हो गया इसकी बात, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसकी खास बात हो गई। अब उसके बाद आती है नाइट्रोजन युक्त पदार्थ। अब जिस पदार्थ में नाइट्रोजन उपस्थित होता हो, क्या उपस्थित हो, यन, यानी कि ये नाइट्रोजन, ठीक। अब ये नाइट्रोजन जो होता है, जिन पदार्थों में नाइट्रोजन पाया जाता है वो क्या होता है, उसमें यानी नाइट्रोजन युक्त पदार्थ कहते हैं, उसमें ज़्यादा मात्रा में होते हैं। वैसे क्या लिया जाए, जो प्रोटीन होती है ना, प्रोटीन में एमीन ग्रुप होती है, तो एमीन में क्या है, नाइट्रोजन है, तो इसी वजह से वो भी, अब कह लीजिए भी एक वो भी नाइट्रोजन युक्त, हाँ वो अभी है, लेकिन यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही नाइट्रोजन इसके अंदर है। ये नाइट्रोजन युक्त पदार्थ ये भी स्टोरेज रहते हैं। अब जैसे हम लोगों के अंदर सोचेगा कि नाइट्रोजन नहीं है हम लोगों के अंदर नाइट्रोजन। और उसके बाद है क्या, फैट एंड ऑयल्स, यानी वसा और तेल, इसका भी एब्जॉर्प्शन है, जिसकी वजह से हमारे लोगों के चमड़िया का होती बड़ा गुलगुल नजर आती है ना। और सबसे ज़्यादा देखो लड़कियन का नजर आता है, जिनमें 15% फैट होती है
अब पुरुषन में क्या होती है 12% ही फैट होती है। अब यही वजह से क्या होता है लड़का ज़रा कठोर नज़र आता है, उसकी चमड़ी है तो बहुत गुलगुल नज़र आएगा, लेकिन लड़कवन का इतना टाइट नज़र आएगा कि पकड़ते ही मान छोड़ते हैं लोग, उसको पकड़ लेते हैं। इसीलिए देखिए लड़कियों को ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। अब यहाँ पे कहा है कि जो लड़कियां होती है यानी कि कुछ ऐसी जैसे कि सरसों हो गया, क्या होगा सरसों, तिल्ली, इन सब में क्या होती है सबसे ज़्यादा क्या होती है तेल पाई जाती है। क्या पाई जाती है? तेल। और कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसमें वसा पाई जाती है सबसे बढ़िया। अभी कह लीजिए जैसे समोसा खा कर लुप्त तो फुला करके नहीं, जैसे बड़ा सा बटुआ सब और खूब बड़ा। अब ये जो क्या है फैट है, यानी कि तेल उससे निकल के उसमें हमको तेल, और जो तेल होती है ना तेल के अंदर ही वसा कुछ कुछ मतलब पदार्थों में होती है वसा। अब यहाँ पे देखिए जो डालडा घी आता है बाजार में, डालडा घी पहले तो मिलता था बहुते, लेकिन अब तो बहुते कम मिलती है। ये डालडा घी भी क्या है, वो एक वसा युक्त पदार्थ हुआ करता था। ये होगी किसकी, यानी कि स्टोर वाले, यानी कि रिजर्व फूड प्रोडक्ट की बात हो गई, यानी संचित भोज्य पदार्थ की बात होगी। अब आते हैं हम लोग किस पे, स्रावी पदार्थ में, यानी कि स्क्रेटरी प्रोडक्ट में, यानी कि जो उस पर स्रावित होती है। तो पहला क्या है, रंग देने वाले पदार्थ। क्या है, रंग देने, यानी कि कलरिंग मटेरियल। अब ये जो कलरिंग मटेरियल है आजकल देखिए अब क्या है ना कि होली समय आ रहा है। अब होली के समय में क्या करेंगे लोग, खूब बढ़िया से रंग लाल गुलाल उड़ाएंगे, कौनो पियरका वाला, कौनो ललका वाला, तो कौनो हरियरका वाला। अभी जो आती है ये सब कहाँ से आती है, पादप से ही बनते हैं। यहाँ तक जितने भी अबीर जो लगाते हैं ना, अबीर सब का होते हैं, उस सब उसी से बनाते हैं। किससे बनाते हैं, यानी कि प्लांटों से ही जितने भी कलर आते हैं हमारे आपके मार्केटर्स में, हम लोग जो लगाते हैं, पहनते हैं, सब कुछ करते हैं, वो सब किससे, प्लांटों से ही तैयार होती हैं। वो प्लांटों का निकला हुआ यानी कि स्रावी पदार्थ होता है। क्या होता है, स्रावी पदार्थ। उसके बाद होती है क्या, यानी वीकर, यानी एंजाइम। एंजाइम यानी कि एंजाइम का तो नाम तो आप लोग बहुत अक्सर सुने होंगे। जो एंजाइम होती है यानी कि उस क्या होती है, शरीर से उसके ही कोशिका से निकल करके उसके ही काम में आता है, वो उसके शरीर से निकल करके उसके ही काम में आता है। जैसे लार होती है, लार में टाइलिन और लाइसोजाइम होती है, तो उसी तरीके से पादप में भी होती हैं। तो ये हो गया एंजाइम। उसके बाद है मकरंद। अब मकरंद जो होती है ना, ये फूलों में सिक्रेट होता है ज़्यादातर। किसमें सिक्रेट होता है, फूल वाले जो पौधे होते हैं ना उनमें खूब बढ़िया सिक्रेट होती है। और इसी की वजह से क्या होता है, जो कीट होते हैं उसके प्रति आकर्षित होते हैं और लोग भी उसके प्रति आकर्षित। अब जैसे गुलाब का फूल ले लिया जाए, चमेली का ले लिया जाए, और उसके बाद हर श्रृंगार के ले लिया, उसमें क्या जैसे गुलाब में बहुत अच्छा महक आती है ना, लोग को सुन करके वाह क्या गुलाब की फूल है। और उसमें कहा होता है वो लबरवा को देते हैं इसे, लो भैया, अब वो बोलता है कहे महक बड़ी गजब है, लेकिन अब क्या है भैया उसकी महकवा तो उसको क्या कर दिया, इंटरेस्टिंग बना दिया। अब बताओ काम करता है कौन, ये पादप के आता है मकरंद बेचारा, वो कर रू रहा है लेकिन मजा कौन और ले लेते हैं दिनवा रतिया में। ठीक, अब वो लेकर के क्या करता है, वैलेंटाइन डे 14 फरवरी याद करता है। ठीक, अब उसके बाद उत्सर्जी पदार्थ है, यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक, अब यहाँ पे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होती है जैसे कि यानी कि उत्सर्जी जो निकलेगा, यानी कि हम लोगों में क्या होती है कि दो चीज़ें निकलती है, जैसे पसीना हो गया और यूरिन होता है, यानी कि पेशाब निकलती है ना, वही चीज़ें इसमें भी निकलती हैं। अभी जैसे है एल्केलाइड। ठीक, एल्केलाइड इसका अपशिष्ट पदार्थ है। उसके बाद ग्लूकोसाइड इसका अपशिष्ट पदार्थ है, टैनिन्स इसका अपशिष्ट पदार्थ है, लैक्टेस इसका अपशिष्ट पदार्थ है। उसके बाद सुगंधित तेल, सुगंधित तेल लगाते होगे ना घर में, जैसे डाबर हो गया, और उसके बाद क्या हो गया, आंवला हो गया। उसके बाद क्या हो गया, बजाज वाला तेल होता है एलमंड का, वो जो है सुगंधित तेल होती है, वो भी कहाँ से आती है, पादप का उत्सर्जी पदार्थ होती है। जरा सोचिएगा, हम लोगों का जो उत्सर्जी पदार्थ है वो का कोनो यूज नहीं करते, लेकिन पादप का जो उत्सर्जी पदार्थ का सभी यूज करते हैं। अब उसके बाद देखिए यानी कि रेजिन। उसके बाद क्या है, रेजिन आता है। उसके बाद आता है गोंद, जो कहते हैं ना ठेसौरा, जब लड़कियाँ पैदा हो जाते हैं मेरे रुआ के, तो क्या करते हैं उसको ठेसौरा बनाने के लिए गोंद लाते हैं, बबुल गोंद। वो है बबुल गोंद। देखिए जो गोंद निकलते हैं नीम में, और उसके बाद क्या होते हैं ना, ये बेल जो बड़ा बड़ा फरते हैं, ऊपर का कठोर रहता है, नीचे वहाँ से मटेरियल रहता है खाने वाला, वो है गोंद। और उसके बाद है कार्बनिक अम्ल, यानी ऑर्गेनिक एसिड होती हैं। अब ये जो ऑर्गेनिक एसिड कभी कभार देखिए जो चना खाते हैं ना, तो चना के पत्तियों में खट्टा खट्टा जब चाटते हैं उसको जीभिया लगा करके, उसमें देखिए ऊपर ऐसा लगा रहता है, अब वो खट्टा खट्टा आता है, वो क्या है, कार्बनिक एसिड उसमें निकलता है चना के पत्तियों में। कभी आप देख लीजिएगा, खूब बढ़िया समझ में आ जाएगा। ठीक, अभी क्या है कि देखिए अब ये पादप कोशिका का वर्गीकरण है। आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया? अगर नहीं आप लोगों को समझ में आएगा, आप लोग कमेंट के जरिए बताइए। आप लोग अच्छा लगा हो मेरी वीडियो तो लाइक शेयर और कमेंट करिए। तो आप लोगों को मेरा नमस्कार। 25-30 मिनट